हाय गाइस व्हाट्स अप। सो वेलकम टू द क्लास टुडे। सो आज का जो टॉपिक है, आज हम करने जा रहे हैं हमारी अमेंडमेंट सीए फाइनल लॉ की, जो कि आपको एप्लीकेबल है मई 23 अटेम्प्ट में। ओके, सो मैंने ऑडिट की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी थी, आप उसको देख सकते हो। यूट्यूब पे हमारा रोज सेशन चल रहा है लाइव, ठीक है, विच इज ऑन ओनली ऑन द क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो इसलिए हमने उसको यूट्यूब पे डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हो। एंड आज की जो क्लास होगी वो होगी हमारी अमेंडमेंट की क्लास। इको लॉ के अमेंडमेंट सेपरेटली आएंगी। आज मैं आपको खाली पेपर नंबर 4, पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर ग्रुप 1 और बोथ द ग्रुप्स अपेयरिंग फॉर पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, हम उसकी अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा यूट्यूब पर, जहां पर हम लोग रोज लाइव क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपने अटेंड नहीं किया है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि वो रिकॉर्डेड देखे एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट, मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मार्केट में हवा चल रही है सर बहुत अमेंडमेंट में, लॉ में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर आर नॉट मेजर अमेंडमेंट्स इन लॉ, देयर इज नो मेजर अमेंडमेंट इन लॉ, देयर इज नो मेजर अमेंडमेंट इन लॉ। अच्छा सर, फेमा में भी अमेंडमेंट है? अरे फेमा में कोई अमेंडमेंट नहीं, फेमा में पूरा एक एडिशन हो गया है, ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पूरा वो रिप्लेसमेंट हो गया है। ओडीआई के पूरे रूल्स चेंज हो गए, वेटेड वुड बी 4 मार्क, कुछ ना कुछ आएगा, पर क्या आएगा पता नहीं, पर वो इतना बड़ा दे रखा है वो लोग ने, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, जो पिछले टर्म की अमेंडमेंट्स थी वही कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है मई 23 के लिए, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ होगा। अच्छा, आपने अगर अटेम्प्ट रिपीट किया है तो नवंबर 22 में आपने ऑलरेडी वो अमेंडमेंट देख रखी होगी, खाली अपने को वापस एक बार क्रॉस चेकिंग करनी कि आपने कवर किए कि नहीं किए। क्विकली फटाफट निकाल लीजिए, मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ क्या किसका मॉड्यूल है, मेरी बुक है, कोई और ऑथर की बुक है, आप निकाल लीजिए गाइस। पहला वाला जो है ये कट हो जाएगा। कंपनीज एक्ट की पहले अमेंडमेंट देखिए क्या है। अच्छा, एक एक मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं आपको ये आरटीपी में आ रखी है, प्लस अमेंडमेंट शीट जो इंश्योर की उसमें आ रखी है, मैं वहां से आपको कराता जाता हूँ फटाफट। हाँ सर, पहली अमेंडमेंट क्या है? इस बार की अमेंडमेंट है, पुरानी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट में भी अमेंडमेंट है, ध्यान रखो। क्या कहता है? अरे सर, वो कुछ 5 बातें ना जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकती है, वो तो हटा दिया था ना, वो तो कोविड के टाइम पे हटा दिया था, वापस से इंश्योर ने रिपीट किया, सर रूल 4 शैल बी ओमिटेड, मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस और अदर ऑडियो विजुअल मींस इट इज डिलीटेड। ये रूल 4 में लिखा था, ये डिलीट कर दिया गया। तो इससे मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, जो नए बच्चे होंगे जो मई 23 पहली बार दे रहे होंगे, उनको तो पता ही नहीं सब चीजें। जो पुराने बच्चे उनको भी मैं बता दूं, भैया ये रिपीट हुआ है, मतलब डिलीट हो गया, ये चीज रिपीट हुई है, ये तो पहले भी आप बोल चुके थे। सो दैट मीन्स आज के डेट में कोई भी मैटर हो, आज के डेट में कोई भी मैटर हो, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है। आज के डेट में सारे मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकते हैं, ऐसा कोई भी लिस्ट नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकता, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर। पुरानी अमेंडमेंट, न्यू पीपल अपेयरिंग मई 23 फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको तो पढ़ाया ही नहीं गया होगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका था। जिसके पास मेरी बुक है, जो मई 23 मेरे से पढ़ चुका है, फास्ट ट्रैक के थ्रू, अपने दूसरे घर के थ्रू, या फिर अपने वाले के थ्रू, अपने गूगल पेन ड्राइव के थ्रू, या फिर समवन हु हैव स्टडीड फ्रॉम अदर टीचर आल्सो, गाइस मेक श्योर यू नोट दिस कि ये आपको बोर्ड मीटिंग में मिलेगा, सेक्शन 173 में मिलेगा, मतलब नहीं था वहां पर, मतलब वो डिलीट कर दिया गया है। अगर आपकी बुक में है तो आप उसको काट दीजिएगा, इट इज डिलीटेड। अच्छा, नंबर 2, ये भी पिछले टर्म की अमेंडमेंट है। सर क्या ऐड हुआ है? देखो, द सीजी हियर बाय एग्जाम फ्रॉम द प्रोविजन सेक्शन 387 से लेकर 392, 87, 88, 89, 90, 91, 92, ये 6 सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। किसको? फॉरेन कंपनीज को, और कंपनीज इनकॉर्पोरेट और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, whether company has or has not established or when formed or may not establish a place of business in India, so far they relate to the offering for subscription in the securities related to the prospectus and all matters incidental thereto in IFSC centers, IFSC। तो ऐसी कोई कंपनी होगी जो भैया IFSC से काम करवा रही होगी वहां पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, तो उनको 387 से 392 एग्जाम कर दिया है। कौन से सेक्शन के तहत? 393A के तहत। तो ये कोई नया सेक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी आपके टीचर ने करा दिया होगा, तो इससे आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर फॉरेन कंपनीज को 87 एंड कंपनीज विच इज इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर कंपनी, मतलब जो प्योर फॉरेन कंपनी जो विदेश वाले थे ना, उनको ये एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा सेक्शन? 37, 88, 89, 90, 91, 92, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है कि हमारे सिलेबस में कुछ दिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बोलोगे भैया एग्जाम कर दे, किसको? फॉरेन कंपनीज को, और जो विदेश वाली प्योर कंपनीज होती है, जो लोग क्या कर रही है, सब्सक्रिप्शन लेकर आ रही है, मतलब मार्केट इंडिया से पैसा उठा रहे हैं। कहां से? IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से पैसा उठा रहे हैं, तो उनको एग्जाम कर दे। होती है ना प्रोस्पेक्टस वाली बातें, प्रोस्पेक्टस, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक्सपर्ट वाली बात है, वो सबसे एग्जाम कर दिया गया है, ठीक है। आंसर्स में कोई चेंज नहीं है, इससे भी पुरानी अमेंडमेंट, नॉट न्यू अमेंडमेंट फॉर मई 23। देन थर्ड अमेंडमेंट,
सो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स में कुछ ऐड हुआ है, अगेन इससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज सब्सक्रिप्शन देयर ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन IFSC अंडर सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन शैल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज इलेक्ट्रॉनिक मोड. देखो जो इलेक्ट्रॉनिक मोड की जो डेफिनेशन है ना, उसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज की है, किसके लिए, कोई IFSC जो सेटअप कर रखा है कहां पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत सेक्शन 18 के तहत IFSC में जो अगर आपने सर्विस दी है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आपने ऑनलाइन कुछ सिक्योरिटीज ऑफर की है सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेट मोड में कवर नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं को तो रूल एप्लीकेबल नहीं ना. अभी तो पढ़ा अपने, उनको कुछ भी एप्लीकेबल है, उनको तो एग्जाम कर रखा है, तो उनको तो ये भी एग्जाम कर रखा है. तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेफिनेशन में खाली वो एक एक्सेप्शन क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, IFSC सेटअप इन एज पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनमें वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कवर नहीं होगा. उनमें अगर आपने कोई ऑफर ऑफ सिक्योरिटी करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रूल कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जाम कर रखा है. ऐसा ध्यान रखना. इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड किसके लिए, ऐसी कंपनी जो विदेश में पैदा हुई है और जो यहाँ पर कहां पर IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जैसे अपना गुजरात में एक है, उनके साथ अगर वो सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं, उनको अगर ऑफर कर रहे हैं वहां के लोगों को, तो वो एग्जाम्प्ट है, उनको कोई भी रूल कंप्लाई करने के चाहिए. फॉरेन कंपनी चैप्टर का अमेंडमेंट, नॉट यू प्रीवियस अटेम्प्ट का कॉपी पेस्ट है. 4. अच्छा, अब आपको पता होगा सेक्शन 149 में अपने को क्या बोला गया है कि आप जब वो 149, 150, 151 जहां पर आप लोग अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बातें करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बातें करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बोलता है अपने को पता है, वो अपने को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने को एग्जाम देनी पड़ती है, पर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं. अगर आप बड़े आपने कहीं अच्छी कंपनीज में अगर 3-3 साल काम कर रखा है बराबर, उसी में ये भी इस बार की नहीं है, पुरानी अमेंडमेंट है, ये एग्जाम में वापस से रिपीट हो सकती है आपको. आईडी के जो रूल्स आ रखे हैं कि अभी आपको एग्जाम देनी है, पर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना. पर वो इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट व्हेन ही हैज सर्व फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ मिनिमम 3 इयर्स एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ द इन द डेटा बैंक. कौन कौन सर, अगर आप डायरेक्टर हो, KMP हो, किसके, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के या अनलिस्टेड कंपनी के जिसका 10 करोड़ का कैपिटल हो, या बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, अगर वहां पर आपने 3 साल काम किया तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है बराबर. ऐसा था कुछ. तो ए था. फिर जो बी था, बी तो ये था बी, तो ये पहले पिछले टर्म में रिप्लेस हो गया है. इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट कोई डिपार्टमेंट में, कोई मिनिस्ट्री ऑफ CGSE में अपने काम किया है, जहां पर आपने जैसे MCA में काम किया, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में कोई में काम कर रखा है, ठीक है, या फिर अगर आपने गवर्नमेंट कंपनीज के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, अगर उस स्पेशल एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी जैसे LIC हो गया, अगर आपने उसके ऑपरेशन संभाल रखे 3 साल तक, तो भी आपको एग्जाम देने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग, मतलब इसको मान लेंगे वो इक्विवेलेंट है. तो ये बी में पहले कुछ और हुआ करता, फिर ये रिप्लेस हो गया है. तो ये रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आपके टीचर ने करा दिया होगा अगर आपने पढ़ रखा है पहले, मतलब आपने अगर फर्स्ट सेम में 23 पढ़ा है. ठीक है, तो देखो ये सेम आफ्टर द सेकंड प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड. क्या, अगर आप ना इंडिविजुअल्स हो और कितने साल का एक्सपीरियंस आपके पास 10 साल का है, ठीक है, या तो एडवोकेट इन अ कोर्ट, प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग CS shall not be required to pass the online proficiency self assessment test. भाई आपको 10 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, ऐसा महान लोग ना भाई, एडवोकेट हो आप, CA हो, CMA हो, CS हो, भाई साहब महान लोग, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. तो ये ऐड हुआ है पॉइंट नंबर 3 में. ठीक है, तो ये डायरेक्टर्स का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में चेंज है. ये नया नहीं है, पुराना ही है, पिछले टाइम का. ये भी कोई नया अमेंडमेंट अभी तक आया नहीं है. ठीक है, तो 4 हो गए, 5वें पे आ जाइए. निधि गॉड अमेंडमेंट लास्ट टू लास्ट टाइम बोली. निधि के सारे रूल्स चेंज हो चुके थे, मेजॉरिटी रूल्स चेंज हो गए थे. एक बार फटाफट दोहरा दे तो मैं आपको क्या है. तो ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है. ब्रांच मींस अ प्लेस अदर देन रजिस्टर ऑफिस ऑफ निधि. ठीक है, डेफिनेशन दी ब्रांच की, आंसर में कोई चेंज नहीं है. नाउ क्या कहता है देखो,
in the rule 4 of said rules in sub rule 1 for the words 5 lakh rupees 10 lakh shall be substituted for 5 lakhs 10 lakh shall be substituted. बता दो कहां पर है. सो ये मिनिमम पेड अप कैपिटल वाली बात है. देखो अभी इधर. सो निधि के आंसर में निधि सेक्शन 406 वाला जो सेक्शन है आपका मॉड्यूल में या कोई टीचर की बुक में अगर आपके पास होगा देख लीजिए वहां पर अगर ऐसा कुछ लिखा होगा ना मिनिमम पेड अप कैपिटल वाली बात. So Nidhi shall be a public company and shall have a minimum paid up capital of rupees 10 lakhs. Already made changes और 10 lakhs. तो ये पुरानी अमेंडमेंट है 10 lakhs की. वापस से सारी रिपीट करवा रहा हूँ. तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपया हो गया. फिर एवरी निधि शैल कंप्लाई विद द कमेंसमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ सच कमेंस. तो ये जो भी रूल्स है जो कैपिटल इंक्रीज करना है जो भी है वो आपको 18 महीने में करना है. तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम की बात है. अभी अपने को खाली एक चीज़ है निधि का मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपया. ये ध्यान रखना आपको. ठीक है. द प्रोविजन इन of this rule shall not be applicable for the companies incorporated on or after commencement Nidhi Amendment Rules 2022. ये मैं आपको बता दूं इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको in Rule 5 of the said rules. So I am on the BEAR Act. Can you see this Rule 3 है Declaration of Nidhi. तो निधि कंपनी को कुछ डिक्लेरेशन देना था. ठीक है. So no company who has not complied with the requirement of this rule or failed to comply with such requirement after the commencement of Nidhi Amendment Rules. ठीक है. तो कुछ डिक्लेरेशन देना था उनको. वो डिक्लेरेशन वाली बात किसको एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डिक्लेरेशन देना खत्म हो चुका है ना. तो लास्ट लाइन पढ़ो. प्रोवाइड ऑल्सो द ग्रीन में जो लिखी है ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू द कंपनीज इन कॉर्पोरेट निधि ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द अबव सेड रूल्स. क्योंकि अभी तो जो रूल बने हैं तो अभी तो नए वाले फॉलो कर गए पुराने वाले के जो डिक्लेरेशन तो खत्म हो गए. तो वो क्यों एप्लीकेबल हुआ. तो इससे आंसर्स में मेरे कोई चेंज नहीं है. आंसर्स में मेरे कोई चेंज नहीं. तो जो नेक्स्ट वाली जो अमेंडमेंट जो दे रखे हैं लोग ने मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ निधि की अमेंडमेंट से सारी पुरानी अमेंडमेंट से कोई नई अमेंडमेंट नहीं है. ठीक है. तो इससे कोई आंसर्स में चेंज नहीं है. नेक्स्ट अमेंडमेंट देन तो ये हो गया. नेक्स्ट इन रूल 6 फॉर द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी सब्सिट्यूटेड नेमली एक्वायर और परचेज सिक्योरिटीज और एनी द कंपनी और कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी द कंपनी इन एनी मैनर व्हाटसोएवर और एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट फॉर द चेंज ऑफ द मैनेजमेंट. तो ये ऐड हुआ है उसके ऑब्जेक्ट्स में. फिर रेज लोन फ्रॉम द बैंक और एफ एनी द सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग लोन्स टू द मेंबर्स ऑफ निधि. ये सब ऐड हुआ है. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट्स में ऐड हुआ डी और के. तो डी वाले में तो क्या है वो जो अनलेस वाली जो बात थी वो कटवा दी थी क्योंकि वो हट गई है पूरी. हट गई है पूरी. और नीचे वो लोग ने वो ऐड किया है लास्ट में. तो मैं आपको बेयर एक्ट में दिखा देता हूँ. तो जिसकी पुरानी बुक में अगर अपडेटेड है तो ठीक है. अगर नहीं है तो कर दीजिएगा उसको हाथ के हाथ. ये देखो डी में क्या चेंज हुआ है. सेम था पूरा सेम था. एक्वायर और परचेज securities of any other company or control the composition of board or any other director company in any manner whatsoever or any arrangement in the change of its management unless आगे था ना वो SR चाहिए था वो हटा दिया गया. ठीक है. तो इसमें तो कुछ ऐसा बड़ा चेंज हुआ नहीं है. तो ऐसा वाली बात हटा दी गई. चेक कर लीजिएगा अपनी बुक में. और लास्ट वाले में पे एनी ब्रोकरेज के बाद रेज लोन फ्रॉम द बैंक और एफ आई और एनी द सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग लोन टू द मेंबर्स ऑफ निधि. तो ये ऐड हुआ है GHIJKL. पे एनी ब्रोकरेज के बाद एल वाला ऐड हुआ है रेज एनी लोन. ठीक है. तो ये एक ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है इनका. देखो यहाँ पर एरो मारा हुआ है ना रेड कलर से. ऐड हुआ है खाली बस. तो ये ऑब्जेक्ट्स में ऐड हो गया. तो नो न्यू अमेंडमेंट. नेक्स्ट a member shall not transfer more than 50% of its shareholding as on the date of availing of loan or making of deposit during the subsistence of such loan or deposit as the case may be, provided the member shall retain the minimum number of shares as required under Rule 7 at all times. तो ये लोन वाली बात में ये भी अगेन नो न्यू अमेंडमेंट पुरानी वाली बात है भी.
एक तो ये चेंज अभी आएगा आगे, अब निधि शैल प्रोवाइड लोन ओनली टू इट्स मेंबर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर द लोन शैल बी प्रोवाइड टू द मेंबर हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट इन द रजिस्टर मेंबर्स। ये वापस रिपीट होगा अभी। देन वन सेकेंड, in rule 8 मेंबरशिप में फोर्थ पॉइंट ऐड हुआ है। A member shall not transfer 50% of its shareholding as on the date of availing loan or making of deposit during the substance of such loans or term, and provide he shall maintain minimum number of shares as required at all time। मतलब अपन वो एक शेयर होना चाहिए 100 रुपये का जिसका वैल्यू है, तो वो हमेशा होना चाहिए। तो मेंबरशिप में चेंज हुआ है, मेंबरशिप वाले में। यहाँ पर डी ए बी सी डी ऐड हुआ है, डी ऐड हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा आपने लिखा है कि नहीं लिखा, तो वहां पर वो वाली लाइन ऐड हो जाएगी। देन इन रूल 9 रुपीज 10 लाख या 20 लाख शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एंड उनको कंप्लाई करना है 18 में। सो 18 में साले बात तो छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। NDH2 कुछ काम का नहीं हमारे सिलेबस के लिए, ये मैंने आपको बता दिया है। इन केस ऑफ जॉइंट शेयरहोल्डर्स द लोन शैल बी प्रोवाइड टू द मेंबर हुज नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर में, तो ये लोन वाली बात है। 20 लाख कहाँ चेंज हुआ है? देखो, every निधि shall maintain net own fund excluding the proceeds of any preferential capital of not less than 20 लाख रुपीज। नेट ओन फंड 20 लाख रुपीज, पुराना क्या था भूल जाओ, नया वाला 20 लाख रुपीज है, नया वाला 20 लाख रुपीज है। तो ये भी आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, ये नेट ओन फंड चेक कर लीजिए 20 लाख। तो कोई नई अमेंडमेंट नहीं, पुरानी पिछले टाइम की अमेंडमेंट वापस रिपीट करवा रहा हूँ, 20 लाख रुपीज। ठीक है, फिर एक डिविडेंड में एक चेंज आया था, निधि कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड मैक्सिमम 25% इन अ फाइनेंशियल, बाकी पूरा सब वो हटा दिया। मैक्सिमम 25% है, पहले था कि आप परमिशन ले लेके आप कर सकते हो, पर वो सब हटा दिया गया, वो सब हटा दिया गया। क्या मैक्सिमम 25%? दिखाऊं कहाँ लिखा हुआ है? निधि कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% इन अ फाइनेंशियल ईयर। बस ये निधि के चेंजेस है, कोई नए चेंजेस नहीं गाइस, पुराने चेंजेस आपने चेक कर लिया होगा। ठीक है, आई होप जिन्होंने नया पढ़ रखा है उन्होंने नया ही पढ़ रखा होगा, आपने खाली क्रॉस मैपिंग करें, क्योंकि अमेंडमेंट विल कैरी अप्रॉक्सिमेटली 10 मार्क्स, पूरी शीट में से 10 मार्क मान के चलो आ सकता है अपने को। ठीक है, नाउ छठी अमेंडमेंट क्या आती है? डायरेक्टर्स में कुछ चेंजेस है, देखे क्या है। तो ये क्या बोल रहा है? इन कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ रूल्स 114 इन रूल 8 आफ्टर प्रोवाइसो द फॉलोइंग प्रोवाइसो शैल बी इंसर्टेड। फिर से रूल 10 में भी आया, इन केस पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया shall seek necessary clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India shall also be attached with the consent. In case of a person seeking appointment is a national of a country which shares land border, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो सब लोग। ठीक है, सो लैंड बॉर्डर अगर आप कर रहे हो तो आपको किसका अप्रूवल लेना है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। नीचे रूल 10 में भी वही सेम रूल है, इन केस ऑफ पर्सन ऑब्टेनिंग डिन इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री, तो ये एग्जाम में दिख सकता है, which shares the land border with India unless necessary clearance in the Ministry of Home Affairs of Government of India shall also be attached. सो मोहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपने को क्लैरिफिकेशन लाना पड़ेगा, मतलब कंसेंट लाना पड़ेगा उनका भी। किसके लिए? ऐसा कोई नेशनल है, मतलब कोई फॉरेन बंदा है जिसको इंडिया में डायरेक्टर बनने का है, पर वो उस कंट्री का नेशनल है जिसका लैंड बॉर्डर अपने से चलता है, अपने साथ अटैच है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी अप्रूवल लाना पड़ेगा। अब ये कहाँ चेंज है दिखा दो आपको। सो देखो, तो जहां अपन बात करते हैं जब अपने को कंसेंट देना पड़ता है, कंसेंट टू एक्ट, जब DI2 देते हैं तो इसका इंप्लीकेशन आएगा अपने को आंसर नंबर 151, नो 150 तो वो है 152, 150 जब अपन वो अपना फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करते अपने को कंसेंट देने पड़ते हैं DI2 में, तो उसमें उसकी इंप्लीकेशन आ जाएगी। इन केस ऑफ अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स द बॉर्डर विद इंडिया
नेसेसरी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल ऑल्सो बी अटैच अलॉन्ग विद द कंसेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. देन सेम बोर्ड डिन वाली बात है, सेम बोर्ड डिन वाली बात है. सो अगर आपको डिन लेने का है पर आप नेशनल हो किसके, ऐसे कंट्री के जिसका बॉर्डर अपने इंडिया से अटैच हो रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको कंसेंट लाना पड़ेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी यूज हो सकता है, ध्यान रखना है. ठीक है. देन आफ्टर सब रूल 4 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड. अब ये फीस से रिलेटेड है, फीस से रिलेटेड. एन इंडिविजुअल हुज नेम हैज बीन रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक, वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक है, अगर आपका नाम वहां से निकाला गया है, ही मे अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन. ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन. ध्यान रखना, ऑन द पेमेंट ऑफ फीस ऑफ 1000 रुपीज एंड द इंस्टीट्यूट शैल अलाउ रिस्टोरेशन. आपका नाम निकाल दिया गया है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो रिस्टोरेशन के लिए 1000 रुपये देके. His name shall be shown in the separate category restored for a period of 1 year from the date of restoration, within which he shall be required to pass वापस से ऑनलाइन proficiency assessment test, and therefore उसका नाम डेटा बैंक में जाएगा only if he passes the self assessment test, and the fees paid by the time of initial registration shall be continued to be valid for the period for which the same was initially paid. तो भाई साहब आपका नाम रहेगा वहाँ पर ही, पर आपका नाम रिस्टोरेशन वाले कैटेगरी में देखेगा. आप एग्जाम पास कर दीजिए, आप एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम पास कर दीजिए, आपकी फीस वैलिड रहेगी जितना आपने 1 साल के लिए पे कर रखा है. इन केस ही फेल्स टू पास द ऑनलाइन टेस्ट विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्टोरेशन, हिज नेम शैल बी रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक एंड शैल बी रिक्वायर्ड. इफ ही फेल्स टू पास द ऑनलाइन टेस्ट, नहीं हुआ तो आपका नाम रिस्टोरेशन में निकाल दिया जाएगा एंड वापस से आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, वापस आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा. तो पास कर दिया, अच्छी बात है, आपका नाम वो रिस्टोरेशन कैटेगरी से उठा के वहाँ डाल देंगे डेटा बैंक वाले में. फेल हो गए तो आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा. तो बेसिकली ये बोला गया कि आप 1000 रुपये में नाम रिस्टोर कर सकते हो, पर रिस्टोरेशन के टाइम पे भी आपको एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी सर. तो ये एज सच आंसर्स में कोई फर्क नहीं हो रहा है इससे, बट यह छोटी सी बात है कि अभी अगर एमसीक्यू में पूछ लिया कि भाई नाम मेरे को रिस्टोर करेंगे तो 1000 रुपये प्लस एग्जाम देनी पड़ेगी आपको 1 साल के अंदर. 1000 रुपये 1 साल के अंदर एक एग्जाम, एक 1000 रुपये 1 साल के अंदर एक एग्जाम देनी पड़ेगी. फेल हो गए तो आपको नाम हटा दिया जाएगा, आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये डिन के डेटा बैंक वाले जो कैटेगरी उसमें से कुछ चेंज है. अभी देखो इसमें क्या हर 6 महीने में कुछ ना कुछ एडिशन आता रहता है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज्यादा काम किए ना. नेक्स्ट आ जाइए सेबी एलओडी की अमेंडमेंट्स पे, ये पूरा कट है. सो एप्लीकेबिलिटी में चेंज है, पुराना ही अमेंडमेंट है. इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ऐड हुआ था, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म अपन ने पहला ही नया वाला जो मैंने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, सेबी पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें वही पढ़ाया, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ही पढ़ाया है. तो ये एप्लीकेबिलिटी वाली बात है, एप्लीकेबिलिटी वाली बात. देखिए सो इसको मैंने मॉड्यूल से पढ़ाया था, यूट्यूब पे पढ़ा रखा है इसको ऑलरेडी, तो पहले ऑलरेडी चेंज कर रखी है सारी चीजें. सो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन मेन बोर्ड, एसएमई एक्सचेंज और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म. फिर बी में क्या हुआ था, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. तो ये एलओडीआर के जो रेगुलेशन है उसमें एप्लीकेबिलिटी में नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी. फिर आईडीआर सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी, रिसीट्स, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड एंड एनी अदर सिक्योरिटीज. तो एज सच कोई नया अमेंडमेंट नहीं, पुरानी अमेंडमेंट गाइस कैरी फॉरवर्ड हुई है. वापस से मैं आपको रिपीट करा देता हूं, ठीक है. देन ये हो गया पूरा आपका एप्लीकेबिलिटी का. तो दिस इज नाउ एप्लीकेबिलिटी, ऑलरेडी करवा दिया आपको. देन अमेंडमेंट इन द रेगुलेशन, हिज क्या लिखा था, कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज और हर ऑब्लिगेशन, हर ऐड हुआ है, कोई चेंज नहीं, आंसर में कोई चेंज नहीं. अच्छा, द पैराग्राफ आफ्टर क्लॉज 2 शैल बी कन्वर्टेड एज एक्सप्लेनेशन एंड द वर्ड सब रेगुलेशन शैल बी सबस्टिट्यूट द वर्ड रेगुलेशन. सब रेगुलेशन की जगह पर रेगुलेशन ऐड करने बोला है. सब रेगुलेशन की जगह पे क्या ऐड करने बोला उसने, रेगुलेशन. कोई चेंज नहीं है आंसर में, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है. ये वो है ना कि जब अपन बात करते हैं डायरेक्टर्स की कि मेरे को काउंट करना है कमिटीज का, मैं कितने कमिटीज में डायरेक्टर बन सकता हूं, तो उसमें वो बोलता है ना कि अगर ओनली द कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सो वहां पर लिखा होगा सब रेगुलेशन. वहां पर क्या ऐड किया लोग ने भी, रेगुलेशन. क्या ऐड किया, रेगुलेशन. कोई आंसर में चेंज नहीं है अगेन. तो ये सब ऐसे छोटे छोटे क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट्स होते हैं, इससे आंसर में कोई चेंज नहीं होता. नेक्स्ट, टू-थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी आईडी. हम लोग एलओडी में पढ़ते हैं मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2/3 शैल बी आईडी, 2/3 शैल बी आईडी. तो 2/3 के आगे क्या ऐड कर दिया, एटलीस्ट. हम तो पहले भी वही पढ़ते थे, एटलीस्ट मिनिमम 2/3 शुड बी आईडी. तो एटलीस्ट ऐड हुआ है, एटलीस्ट.
ऑडिट कमेटी के आंसर में एटलीस्ट वर्ड ऐड हुआ है. द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी आईडी एंड ही शैल बी प्रेजेंट एट द एजीएम टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरीज. तो क्या ऐड किया इसमें? ही की जगह पे शी ऐड लिया. ही स्लैश सी. शी नहीं लिखा हुआ था तो कोई होगा वुमेन सेंट्रिक वाला, भैया नहीं सर ही है, शी क्यों नहीं हो सकता सर, फेमिनिज्म. यस सर, ही की जगह पे शी ऐड कर दी, साथ में शी ऐड किया. आंसर्स में कोई चेंज नहीं है. नाउ नेक्स्ट फॉर द वर्ड 50%, तो ये होगा आपका नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी में. नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी में 2/3 ऐड किया गया. 2/3 ये दिखा दो आपको, 2/3 ऐड किया गया. देख लीजिए. द कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ देम शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव, एटलीस्ट 2/3 शैल बी आईडी. एटलीस्ट 2/3 शैल बी आईडी. पीपल हैव स्टडीड फ्रॉम मॉड्यूल, पीपल हैव स्टडीड फ्रॉम माय बुक. आई थिंक मैंने भी मॉड्यूल से पढ़ा है, यूट्यूब पे से पढ़ा है, तो सेम 2/3 कर चुके हैं अपन. कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, पुराना ही चल रहा है. 2/3 शैल बी आईडी. देन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का आंसर भयंकर चेंज हुआ था. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का आंसर, पूरा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का आंसर चेंज हुआ था. ये एरिया अमेंडेड रेगुलेशन. तो इफ यू सी आरएमसी के वहां पर मैंने लिखा हुआ है पूरा, रेफर लॉ आरटीपी अमेंडमेंट पेज 8 रिवीजन टेस्ट पेपर, क्योंकि पूरा आरएमसी का आंसर चेंज हो चुका था. तो ये कोई नई अमेंडमेंट नहीं है, पुरानी मार्किंग है सारी, पुरानी चेंज है पूरी. यहां पर इस वाली आरटीपी में पेज नंबर 9 में, पिछले वाली आरटीपी में 8 नंबर था. तो एक बार पढ़ लेते फटाफट. क्या है सर? द बोर्ड क्या करके आरएमसी बना सकते हैं काय के लिए? रिस्क को मैनेज करने के लिए. इसमें कितने लोग बैठेंगे सर? 3 मेंबर्स बैठेंगे. विद मेजॉरिटी शैल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 आईडी 1 आईडी. एंड अगर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स होगा तो सर 2/3 शैल बी आईडी. 2/3 शैल बी आईडी. 2/3 शैल बी आईडी. सर कितनी बार मिलेंगे लोग? 2 IC इन ईयर मिलेंगे. सर 2 मीटिंग का गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम शैल नॉट बी मोर देन 180 डेज. 180 डेज. मैक्स गैप इज 180 डेज. मैक्स गैप नॉट मोर देन ना, तो मैक्स गैप 180 डेज. ठीक है. अच्छा कोरम कितना होना चाहिए सर? 1/3 और 2, 1/3 और 2, विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सब्जेक्ट टू 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सर इनका काम क्या होगा सर? बोर्ड बताएगा क्या काम करने का है. द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरएमसी शैल मैंडेटरी इंक्लूड द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन एज स्पेसिफाइड इन पार्ट डी ऑफ द शेड्यूल 2. हमको पार्ट डी में क्या लिखा है जानने का जरूरत नहीं है. इट शैल बी एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप and हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी. The RMC shall have the powers to seek information from any employee, obtain legal or professional advice, and secure the attendance of the outsiders with relevant expertise. तो ये सब पुराना अमेंडमेंट है, कोई नया चेंज नहीं है. Cool. Then next, लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स बेच नहीं सकती है लेस देन 50%, लेस देन और इक्वल टू 50% कम करने के लिए. ठीक है. मतलब जनरली अपन क्या बोलते हैं? मोर देन 50 पे आप सब्सिडरी हो जाते हो, राइट? मोर देन 50 पे तो आप 50 और उसके कम अगर आपको बेचना है तो बेचो. पर क्या चाहिए अपने को? एसआर चाहिए. तो खाली क्या लिखा है लोग ने? लेस देन लिखा होता, खाली क्या ऐड कर दिया? लेस देन और इक्वल टू 50%. लेस देन और इक्वल टू 50%. तो अपन समझने के लिए हमेशा अपन वैसे समझते थे कि भाई 50 उसके नीचे आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसके नीचे कर दो क्या सर आप सब्सिडी का स्टेक निकल जाएगा ना पूरा आपका. तो आपको बेचने का बेचो. क्या चाहिए अपने को? एसआर. क्या चाहिए अपने को? एसआर. बट एसआर की जरूरत नहीं होगी. कब? जब मेंबर्स कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने अप्रूव कर दिया. कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया. ठीक है. ये सेम चीजें, कोई चेंज नहीं है, पुराना अमेंडमेंट है भी. देन शी ऐड किया ही की जगह पर. अच्छा 4 कंपनीज की अपन उसको एक्सक्लूड करते हैं. सेक्शन 8 कंपनीज, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, हाई वैल्यू डेट एंटिटीज एंड फॉरेन कंपनीज. तो ये इसका जो चेंज है वो यहां है. अगेन नॉट अ न्यू अमेंडमेंट. मेंबरशिप. तब मैं 5 कंपनीज का चेयरमैन बन सकता हूं, 5 कमिटीज का चेयरमैन बन सकता हूं, 10 कमेटी का मैं मेंबर बन सकता हूं. अच्छा किन को एक्सक्लूड करना होता है अपने को सर? फॉरेन प्राइवेट कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज, फॉरेन कंपनीज एंड क्या? हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी. कौन सी कंपनी? हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी. ठीक है. ये अमेंडेड रेगुलेशन. ऑल आर ओल्ड अमेंडमेंट्स गाइस, नो न्यू अमेंडमेंट. अच्छा इनको एलओडीआर क्वार्टरली कंप्लायंस ऑफ एलओडीआर कब देना अपने को? 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. 21 डेज. अमेंडमेंट थी पिछले टाइम की. एमसीक्यू में आ सकते हैं वापस आपको.
21 days from the end of each quarter. Quarterly compliance report, corporate governance की ये रहा. Unlisted entity shall submit quarterly compliance report on corporate governance in the format specified by the board from time to time to the RSC within 21 days from the end of each quarter. Within 21 days from the end of each quarter. Clear? Then ये ओमिट कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये ऐड करने का ये फॉर्मेट है रिपोर्ट का, रिपोर्ट का फॉर्मेट है, तो इससे आंसर में कोई चेंज नहीं है. हो गया अमेंडमेंट आपका सेबी का भी, कोई मेजर चेंज नहीं. सबसे बड़ी एडिशन हुई है फेमा में. फेमा में क्या हुआ है सर, लाइबर वाला जो चेंज है ना, लाइबर वाला चेंज, तो फेमा का एक अमेंडमेंट है, मैं अलग से निकाल दूंगा. लाइबर वाले में भी क्या चेंज हुआ है सर, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है. ऐड किया है जबरदस्ती चीजें. पिछले टाइम में क्वेश्चन था, वापस से रिपीट हो सकता है. सो देखो, the rate of interest if any payable on the advance payment shall not exceed 100 जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट वाली रेगुलेशन में चेंज हुआ था ये, should not exceed 100 basis point above the LIBOR और क्या ऐड हुआ है ये, other applicable benchmark as may be directed by the RBI. 100 basis points above the LIBOR just whatever you want to pronounce, और other applicable benchmark rate. क्या ऐड हुआ है, other applicable benchmark rate. द रेट ऑफ इंटरेस्ट जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं, एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी पेएबल ऑन द एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट लंदन इंटरेस्ट बैंक ऑफर्ड रेट लाइक लाइबर प्लस 100 बेसिस और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट. क्या ऐड हुआ था, अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क, ऑलरेडी मार्क किया हुआ, कोई नया अमेंडमेंट नहीं है. ठीक है, एडवांस पेमेंट्स अगेन एक्सपोर्ट, तो क्या होता है, अपने को रिफंड करना पड़ता है. ठीक है, तो क्या बोलता है आपको, whether an exporter receives advance payment, ठीक है, whether with or without interest, ठीक है, उसको क्या करना था, कुछ कंडीशंस है कि द शिपमेंट शुड बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट. द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पेएबल होगा सर, इट विल बी लाइबल प्लस 100 बेसिस पॉइंट और अदर एप्लीकेबल रेट एंड डॉक्यूमेंट शुड बी रूटेड थ्रू ऑथराइज्ड डीलर. ठीक है, अब अगर आपने 1 साल के अंदर अपने गुड्स नहीं भेजा, तो आप जब रिफंड करोगे आपको क्या चाहिए, प्रायर आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, प्रायर आरबीआई का अप्रूवल लगेगा. पर हाँ, अगर आपके अग्रीमेंट में ही सब चीज़ें लिखी होती है कि अगर अपन 2 साल में गुड्स भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली तो आपको रिफंड करते टाइम आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा. ठीक है, ये कंडीशन थी. तो 100 एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट ऐड हुआ था. आंसर्स में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ. ठीक है, फिर द फॉलोइंग चेंजेस टू ऑल इन कॉस्ट बेंचमार्क एंड द सीलिंग फॉर एफसीवाई ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में कुछ ये एडिशंस हुई है. आंसर्स में इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ा है तो आपको. देखो, खाली डेफिनेशन से जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम की है. द बेंचमार्क रेट इज डिफाइंड पैरा 1.5 ऑफ मास्टर डायरेक्शंस. बेंचमार्क रेट इन केस ऑफ एफसीवाई ईसीबी टीसी रेफर्स टू 6 मंथ्स लाइबर रेट ऑफ डिफरेंट करेंसी और इन द 6 मंथ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स एज एप्लीकेबल. ठीक है, hence benchmark rate in case of foreign currency ECBs or TCs shall refer to any widely accepted benchmark rate. क्योंकि क्या हो गया, पहले लाइबर ही बोलते थे हमेशा, अभी क्या हो गया, अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क भी हो गया, तो वहां पर चेंज कर दिया, अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है. वो आंसर्स में कोई चेंज नहीं. टू टेक इनटू अकाउंट डिफरेंस इन क्रेडिट रिस्क एंड टर्म प्राइमर बिटवीन लाइबर एंड ARRs. ठीक है, दैट्स अल्टरनेटिव रेफरेंस, जिसको अपन बोलते हैं अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट. The all-in cost ceiling for new FCYs and TCI will increase by 50 BPS to 500 BPS and 300 BPS respectively. So foreign currency वालों के लिए 500 बेस पॉइंट हो गया एंड TCS के लिए 300 BPS हो गया. आंसर्स में कोई चेंज नहीं. वन टाइम एडजस्टमेंट टू एनेबल स्मूथ ट्रांजेक्शन, तो ये ट्रांजेक्शनल वालों के लिए. ठीक है, दैट हैज बीन रिवाइज बाय 100 बेसिस पॉइंट टू 550 BPS एंड वहां पर 350 BPS, क्योंकि पुराना 50 था ना,
ओवर द ARR, ओवर द ऑल्टरनेटिव रेफरेंस, क्योंकि जब ट्रांजिशनल करना था तो ये इन्होंने प्रैक्टिकली चेंज किया। तो हमारे आंसर्स में एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट आंसर कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है। खाली आपने को क्या है, लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट और एनी अदर एप्लीकेबल, मतलब बेंचमार्क रेट बोल लीजिए आप उसको, या ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट बोल लीजिए, अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट बोल लो, या फिर अदर ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट बोल लो, बस यही है। फैमा में कोई चेंज नहीं है। फैमा में जो एडिशन हुआ है क्या हो गया अब, ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स, ये कुछ एडिशन हुई है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल के बच्चों कुछ एडिशन हुई है, इसको अपन अलग से करेंगे। ओवरसीज ये पूरी एडिशन हुई है, पेज नंबर 13 से लेके पूरा नया ऐड हुआ है। इसमें तो कुछ 4-5 पॉइंट जो काम के, जो एग्जाम में आ सकते हैं। 13 से लेके पेज नंबर टिल 36 तो ये कुछ ऐड हुआ है अपने को, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ 20-25 पेज का ये ऐड हुआ है, ये अलग से करना पड़ेगा अपने को, ये अलग से करना पड़ेगा। पहले मैं बाकी सारी अमेंडमेंट्स करवाया था आपको। नेक्स्ट इज FCRA, मेजर चेंज है FCRA में, मेजर चेंज है, एक डेफिनेशन में एग्जाम में दिख जाएगी आपको पक्का। सो देखो कहाँ चेंज हुआ है। फॉर दी वर्ड्स 1 लाख रुपीज क्या ऐड कर दिया लोग ने, 10 लाख रुपीज। एंड फॉर दी वर्ड 30 days द वर्ड 3 months शैल बी सब्सटीट्यूटेड, 3 months शैल बी सब्सटीट्यूटेड। सो 1 लाख की जगह पे 10 लाख हो गया है, 30 days की जगह पे क्या हो गया, 3 months हो गया है। कहाँ हुआ है देख लेते हैं एक बार। सो ये देखो 1 लाख की जगह पे 10 लाख और 30 days की जगह पे 3 months, कहाँ चेंज हुआ है इसका। तो पता है अपन FC रिसीव करते थे रिलेटिव से, स्पागर्स, अगर आप मुझसे पढ़ चुके हो स्पागर्स, तो क्या सिखाया गया था अपने को, एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ दिस, राइट, टू मेक इट दिस 10 लाख रुपीज। मॉडल पेज नंबर 4.13, मॉडल पेज नंबर 4.13 shall intimate in form number FC1 within 3 months from the date of receipt of such contribution, within 3 months from the date of receipt of such contribution। तो 10 लाख रुपया और 3 months ये ऐड हुआ है, 10 लाख रुपया और 3 months ये चेंज हुआ है। ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है। अगर रिलेटिव से आपके पास पैसा आता है 10 लाख तक कोई टेंशन है, 10 लाख के ऊपर आता है तो आपको इंटीमेट करना है CG को इन फॉर्म नंबर FC1, फॉर्म नंबर FC1 एंड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा लीनियंट कर दिया प्रोविजन को। रिश्तेदार से अगर पैसे आ रहे हैं जो सेक्शन 3 वाले थे उनको, स्पागर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख तक, 10 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको इंटीमेट करना है फॉर्म नंबर FC1 3 months के अंदर, ठीक है। ये चेंज है, तो एग्जाम में आ सकता है बच्चों, आ सकता है। For the words on a plain paper, the words in such form and such manner, including electronic form as may be CG shall be substituted। तो वहां पर बोला कि आपको इंटीमेट करें इन सच फॉर्म, वो फॉर्म नंबर बता दे, तो ठीक है। तो ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर में। Now, application of section 32 of the Act for revision of an order passed by the competent authority shall be made in electronic form only through the website fcraonline.nic.in। No change। रिविजन ऑफ ऑर्डर्स अगर भैया ऑर्डर रिवाइज करने सरकार को या किसी को एप्लीकेशन करने, किसके थ्रू, fcraonline.nic.in के थ्रू ही कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो नाउ गाइस, अभी कुछ क्वेश्चन दे रखे इंस्टीट्यूट ने छोटे छोटे रिवीजन वाले बात पर, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ कहाँ पर इसका चेंज आया है। हु इज एलिजिबल टू सबमिट रिविजन एप्लीकेशन, एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर FCRA and rules made thereafter who is agreed by an order of the CG may prefer and revision application as per section 32। तो देखो ये कहाँ पर, ये जनरली हम लोग ये सेक्शन नहीं पढ़ते क्योंकि इतना कुछ काम का नहीं होता, पर इसमें कुछ चेंजेस आ गई है, तो ये यहाँ पर ये आया हुआ है सेक्शन 32 पेज नंबर मॉडल 4.35। तो एक बार इसको आप दोहरा लीजिएगा क्योंकि RTP में दे रखा है, भरोसा नहीं MCQ में कहीं दिख गया, डिस्क्रिप्टिव आंसर वेरी रेयर, पर आपको इसमें आ जाए MCQs में 2-2 मार्क वाले में, ठीक है, क्योंकि दे रखा है लोग ने पढ़ लेने का। Sir, any person who is registered under FCRA shall make an application for revision। How can an association file an application? How can an association file for the application for revision? An application for revision of an order shall be made to Secretary MOHA, Government of India, in electronic form only। अच्छा, can revision application be sent to physical mode? No, only it can be applicable only through electronic mode, email से। What is the procedure for filing an application for revision of order by a competent authority? अगर एसोसिएशन को करना होगा तो क्या होगा, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ इट्स एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल, वही fcraonline.in अंडर द हेडिंग सर्विस अंडर FCRA। तो सब क्या है, इंटरप्रिटेशन के लिए काम आएगा, आंसर्स में कोई चेंज नहीं है। इज इट रिक्वायर्ड टू साइन द फिजिकल कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड एप्लीकेशन? द आंसर वुड बी नो, देयर इज नो नीड टू सेंड फिजिकल कॉपी।
इज देयर एनी फॉर्मेट? नो, स्कैन कॉपी भर दीजिए आप, प्लेन पेपर में चल जाएगा अपने को. इज एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट जस्टिफिकेशन? यस, जस्टिफिकेशन फॉर रिविजन ऑर्डर मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. व्हाट इज द फी ऑफ रिविजन? 3,000 रुपए की फीस है, 3,000 रुपए की फीस है. What is the time limit? The application must be made within 1 year from the date on which the order is in question was communicated or the date on which it comes to know of, whichever is earlier. जैसे आपको पता चला कि भैया आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो गया, आपको रिवीजन करवानी है, तो आप 1 साल के अंदर फाइल कर सकते हो. आंसर्स में कोई चेंज नहीं, इसमें काम की वाली बात है. तो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 कि कब भरनी है और कौन एप्लीकेशन कर सकता है? एनी पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर FCRA है. सो रिवीजन ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट ऑर्डर, CG के ऑर्डर अपने को अगर अप्लाई करना है तो एनी पर्सन वाज रजिस्टर्ड अंडर FCRA शैल फाइल एन एप्लीकेशन. तो ये काम की बात है, एग्जाम में आ सकती है. तो FCRA क्या रिलेटिव्स वालों के लिए हुआ 10 लाख रुपया आ गया और 30 महीना आ गया, बस MCQ में आ सकता है ना. और IBC में भी चेंज, IBC में कोई चेंज नहीं, IBC में सारी पुरानी अमेंडमेंट है, सारी पुरानी वापस से करा देता हूं क्या IBC में. तो जब भी अपन मीटिंग ऑफ कमिटी बोलते थे कि भैया देखो RP में कन्वेन अ मीटिंग ऑफ द COC एज वे कंसीडर एंड शैल कन्वेन अ मीटिंग इफ अ रिक्वेस्ट इज मेड बाय 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स. जब उसको अच्छा लगता था तब वो कर सकता था, या भी किसी ने अगर रिक्वेस्ट किया हो तो. अब क्या रूल आ गया, ये आ गया देखो. आंसर्स में कोई चेंज नहीं इससे एज सच. RP में कन्वेन अ मीटिंग ऑफ कमिटी एज एंड व्हेन ही कंसीडर नेसेसरी. RP में कन्वेन अ मीटिंग इफ नेसेसरी और ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय मेंबर्स ऑफ द कमिटी एंड शैल कन्वेन अ मीटिंग इफ द सेम is made by the members of committee representing at least 33% of the voting. 33% वाले ने अगर रिक्वेस्ट किया तो कर सकता है वो. तीसरा, RP में place a proposal received from the members of a committee in a meeting if it considered necessary and shall place a proposal if the same is made by the members of committee representing at least 33% of voting rights. So मीटिंग के लिए भी 33% of voting rights वाले लोग, COC वाले लोग रिक्वेस्ट करेंगे एंड जो प्रपोजल देंगे वो भी कितने लोग? 33% वाले लोग प्रपोज करना चाहिए बस. ठीक है, तो RP मीटिंग बुला सकता है, खुद भी बुला सकते हैं, किसी ने अगर रिक्वेस्ट किया होगा 33% तो वो लोग भी कर सकते हैं. तो आंसर में कोई चेंज नहीं है, क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट है. नाउ ये काम की चीज है जिसमें थोड़ा सा मेजर चेंज आ गया डेज को लेके. द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल विद इन 7 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर शैल इंटीमेट द बोर्ड अबाउट सच अपॉइंटमेंट. पहले वहां पर 3 दिन हुआ करता था, 3 दिन हुआ करता था. रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर में अपन पहले 3 दिन पढ़ते थे, अभी यहाँ पर 7 दिन हो गया गाइस, 7 दिन हो गया. मैं बता दूं कहां पर चेंज हुआ है. सो मॉड्यूल में पेज नंबर 6.9 एकदम लास्ट में ये अपन देखोगे रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर. तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन है, इसमें चेंजेस भी आ गए तो फिर से आने की चांसेस है, ध्यान रखना. द कॉर्पोरेट पर्सन में रिप्लेस द लिक्विडेटर बाय अपॉइंटिंग अदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज लिक्विडेटर बाय पासिंग SR. नाउ सच लिक्विडेटर शैल इंटीमेट टू द IBBI विद इन, ये चेंज हो गया, अब ये हो गया 7 days. ध्यान रखना, कोई मेरी बुक से पढ़ रहा है, मेन बुक से, फास्ट ट्रैक वाली बुक से, वहां पर 3 दिन लिखा होगा, वहां पर चेंज होकर 7 दिन हो जाएगा. 7 दिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, अब इसमें चेंज है तो 7 दिन हो गया, ध्यान रखिएगा 7 दिन. तो भैया लिक्विडेटर आपको IBBI को इंटीमेट करना है 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन. एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है. नाउ द एप्लीकेंट शैल सर्व अ कॉपी ऑफ द application to the register office of the corporate director and to the board. कैसे by register post, speed post, hand, electronic mode before filing with A. तो भैया आपने को क्या करने का, जब अपन एप्लीकेशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपने को ऑफिस में देनी पड़ती है. कैसे दे सकते हो आप भाई? रपाड़ के थ्रू, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, हैंड के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड. कैसे भी आप दे सकते हो, कैसे भी आप दे सकते हो, ध्यान रखिएगा ये चीज. ठीक है, तो इससे आंसर में कोई चीज नहीं, क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट अगेन. देन अभी तक जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट है 7 दिन वाली बात है IBB में, IBC में. फिर नेक्स्ट, द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड provided that the liquidator shall also verify the claims collated during the corporate insolvency process but not submitted during the liquidation process within 30 days from the last date of receipt of claims during the liquidation process and may either admit or reject the claim in whole or in part. तो जब लिक्विडेटर अपना क्लेम सब चेक कर रहा होगा, वो देखेगा कि भैया देखो जो CRP में नहीं आया था क्लेम बट लिक्विडेशन में आ गया, मतलब सॉरी जो CRP में आ गया था बट लिक्विडेशन में नहीं आया हुआ है, एंड अगर वापस से किसी ने भेजा है तो कोई बात नहीं, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, आप देख लीजिए. कौन डिसाइड करेगा? वो लिक्विडेटर करेगा. तो आंसर्स में सच कोई चेंज अगेन क्लैरिफैक्टरी चेंज है. द लिक्विडेटर शैल आल्सो वेरीफाई द क्लेम्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द CRP बट नॉट सबमिटेड अगेन ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस. मतलब लिक्विडेशन में नहीं आया है वो, within 30 days from the last date of receipt of claims during liquidation process and may either admit it or reject it either in whole or in part. कौन डिसाइड करेगा? वो लिक्विडेटर. एज सच आंसर्स में कोई चेंज नहीं है. तो जो क्लेम अपने CRP में दिया था, फिर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, अपने नहीं दिया है, तो 30 दिन के अंदर आप दे सकते हो, और लिक्विडेटर क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. नाउ
कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है लिक्विडेशन में, वहां पर देखो क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन 2 इट इज क्लैरिफाइड दैट द मीटिंग मे बी कन्वेन्ड अंडर दिस सब रेगुलेशन टिल द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 और अदर लिक्विडेशन ऑर्डर इज पास्ड एंड डिसाइड ऑन द मैटर व्हिच विल नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बिफोर आ। तो ये क्या हुआ है, कुछ ये एडिशन हुआ है इन रेगुलेशन 8 इन मीटिंग वाले पॉइंट में। अगर आपको मीटिंग करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर आपके जो रेजोल्यूशन प्लान आया है या अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होता है उससे पहले, उससे रेगुलेशन प्लान अगर अप्रूव होता है या लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होता है उससे पहले अगर आपको मीटिंग करने कर लो, प्रोवाइड इट शुड नॉट अफेक्ट दैट। नो चेंज इन द आंसर, नो चेंज इन द आंसर, नो चेंज। तो आईबीसी में खाली एक जो मेजर चेंज हुई है बच्चों, 7 दिन वाली बात है। सो टुवर्ड्स द एंड जब लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है अपना, लिक्विडेटर जब अपॉइंट हुआ है तो ठीक है, लिक्विडेटर को आप रिप्लेस कर सकते हो। जो नया लिक्विडेटर आता है उसको इंटीमेट करना होता है आईबीबीआई को विद इन 7 डेज। ये चेंज हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एग्जाम में दिख सकती है, बाकी कोई चेंज नहीं है। कैसे देनी है आपको एप्लीकेशन, आपको सबमिट करने से आप ऑफिस में दे दीजिए, मतलब कंपनी के खिलाफ कंप्लेन है कंपनी को दीजिए, हाथ से, पोस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ठीक है। अच्छा, आपको क्लेम सीआरपी में आया था पर लिक्विडेशन में वापस सेम क्लेम नहीं आया तो आप बाद में एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, लिक्विडेटर आपकी इच्छा है। आपको जितनी मीटिंग बुलानी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड नॉट अफेक्ट द प्लान और द लिक्विडेशन ऑर्डर। बस ये 4 चीजें जिसमें से पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। खत्म हो गया, पूरा अमेंडमेंट खत्म हो गया एक्सेप्ट फेमा का जो एडिशन है वो, बस दैट्स इट। सो फेमा का एडिशन मैं अलग से डालूंगा गाइस, विच विल बी कॉमन फॉर पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 6D ऑल्सो, बिकॉज वो पूरा सेम एडिशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही चेंजेस है। एज सच आप देख लो सारी चीजें रिपीट हुई है, कोई नया चेंज नहीं आया है, कोई नया चेंज है। इक्का दुक्का जो चीजें 7 दिन वाली बात ऐड हो गई है, FCRA में छोटा सा चेंज आ गया, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे। मई 22 का रिविजन वीडियो है वही कॉमन होगा मई 23 के लिए। क्वेश्चंस मैं आपको लाइव यूट्यूब पे करा रहा हूँ, जिन्होंने लाइव नहीं देखा है वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं एंड मेक श्योर आप क्लियर हो जाओ। तो आप अगर मुझसे पढ़ो रेगुलर, फास्ट ट्रैक, दूसरे घर में, या फिर अगर आप कोई और टीचर से भी पढ़ कर, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आई होप आपको अमेंडमेंट्स में कुछ फायदा होगा। डू कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू। अब की बार, आखिरी बार, आपकी बार मैं पार। बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।